जय हिंद एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। द चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम द वेरी बेसिक पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम 3 क्लासेस में आपको रिवाइज रिकैप करवाएंगे। इवन दो अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ रखा है, स्टिल अगर आप मेरे साथ साथ में पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप मेरे साथ साथ में इसमें हम आपको कुछ चीजें लिखवाएंगे जो कि एक समरी फॉर्म में होंगी। ठीक है, आपको बस कोशिश ये करनी है कि जो जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको साथ साथ में दोहराते रहिए, साथ साथ में आप याद करते रहिए। 3 क्लासेस तक हम लोग सारे के सारे मटेरियल को पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, नंबर 4 की क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एंड एज वी ऑलवेज डू हमारी एक आखिरी क्लास स्पेसिफिकली एमसीक्यूज के लिए होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ में। ये सेशंस आपको फिर से बता दें, हमारे क्लास 12th और सीयूईटी दोनों के लिए ही रेलेवेंट रहते हैं। स्टार्टिंग विद द टॉपिक एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो हम लोग अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपने पढ़ा होगा एक इंडिविजुअल की डिमांड। इंडिविजुअल की डिमांड के बाद होता है मार्केट की डिमांड, लेकिन एक मार्केट हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि मोबाइल का मार्केट, उसमें मोबाइल की डिमांड होगी। ठीक है, वैसे ही करके कपड़ों का मार्केट, उसमें कपड़ों की डिमांड होगी, एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड होगी। लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात करें, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में, यूपी इकोनॉमी में, वाराणसी में हम सिचुएटेड है, तो वाराणसी की इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, तो उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमें बताता है कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट रिफर्स टू, बोलिए क्या? अरे नहीं, इट रिफर्स टू नहीं रिपीट करना था। इट रिफर्स टू क्या आपको याद है, कुछ पता है क्या? इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू डिमांड या विलिंग टू परचेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। वापस से, ये क्या है? इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये वैल्यू होती है, क्वांटिटी नहीं होती है। दैट पीपल इन एन इकोनॉमी, दैट पीपल इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू परचेस, आर विलिंग टू परचेस, दे आर विलिंग टू परचेस। अच्छा, जब भी इनके डिमांड की बात करते हैं तो जैसे इन जनरल हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस के साथ कि इतनी प्राइस है तो इतनी डिमांड होगी। जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमेशा इनकम के साथ करते हैं कि अगर इतनी इनकम है तो कितना डिमांड होगा। तो इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू परचेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम for a particular period of time. For a particular period of time. ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड के इन टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज सी आई जी एक्स माइनस एम। क्या क्या है? सी आई जी एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? It is expenditure by the household sector on goods and
सर्विसेज, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए हर बार जब हम लोग चीजों को लिखते हैं ना, उसमें उतना ज्यादा हमारा परफेक्शन आते जाता है। हम कभी भी इस बात को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि आप हर बार लिखने के, याद करने के बाद बार बार लिखो, लेकिन जिस दौरान याद कर रहे हो उस दौरान अगर कुछ कुछ चीजों को लिखते हो तो वो और अच्छे से आपके दिमाग में कई बार फिट होता है। तो आप भी इसको साथ साथ में लिख सकते हैं, इवन दो हो सकता है आपने पहले नोट्स लिखे हो नहीं लिखे हो, डज नॉट मैटर। सो व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इट इज एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर का किया गया पूरा का पूरा खर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई माने क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है? इट इज एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। इट इज एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स ऑन कैपिटल। देखो फर्म जो है वो रॉ मटेरियल भी खरीद रहा है, बाकी इनपुट्स भी खरीद रहा है, लेकिन वो सब का सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है और फाइनल कंजम्पशन उसका कौन करता है? कंज्यूमर। लेकिन जो कैपिटल गुड्स खरीदता है उसका तो फाइनल कंज्यूमर एक तरीके से फर्म ही होता है, तो इसलिए उसको अलग से जोड़ते हैं अंडर क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें एक और चीज है जो कि इंक्लूड होती है, वो होता है चेंज इन स्टॉक। क्या इंक्लूड होता है? चेंज इन स्टॉक। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इट इज एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स ऑन capital goods, on capital goods. It includes change in stock. इसके बाद जी माने क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to expenditure by government और X माइनस M का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो भैया ये चार कंपोनेंट्स होते हैं किसके? एग्रीगेट डिमांड के। लेकिन जब हम इन चार कंपोनेंट्स को लेते हैं एज एग्रीगेट डिमांड, तो हम लोग एक फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। सर फोर सेक्टर इकोनॉमी माने क्या? फोर सेक्टर इकोनॉमी उसे कहते हैं जब हमारे पास में फर्म्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट होती है, एंड देयर इज क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर ये सब हमारी इकोनॉमी के अंदर में है तो इसके बाहर जो भी है उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये एक फोर सेक्टर इकोनॉमी में ऑपरेट करता है, जिसमें फर्म्स होंगे, जिसमें हाउस होल्ड होगा, जिसमें गवर्नमेंट होगी, और इन सब के बाहर जो होगा वो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्म का हाउस होल्ड के साथ इंटरेक्शन होगा, हाउस होल्ड का फर्म्स के साथ इंटरेक्शन होगा, वैसे ही सिमिलरली ये सब के सब गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, और जो कुल खर्च है उसे नाम दिया जाता है एग्रीगेट डिमांड, और उसमें चार कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक हाउस होल्ड का किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स का किया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का किया गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो ये चार चीजें मिला करके क्या आ गया बताइए? एग्रीगेट डिमांड। कम ऑन एवरीबॉडी इन द चार्ट सेक्शन, प्लीज गिव मी अ यस, सेंड योर चार्ट टू द को-होस्ट एंड गिव अ यस कि क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई? फोर सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल दो सेक्टर है। तो अगर टू सेक्टर की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू क्या? सी प्लस आई। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई।
तो हमारे लिए सिर्फ इतना इक्वेशन रिलेवेंट रहेगा, लेकिन एक्चुअली इसमें 4 सेक्टर्स अगर हैं तो फिर इट विल बी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N। ठीक है ये बात? बोलो समझ में आया क्या? ओके चलो आगे देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब C। इसमें हम आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन सिखाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कंजम्पशन फंक्शन। क्या नाम होगा इसका? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोले क्या है ये? फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि मैथमेटिकल वे में, ठीक है, मैथमेटिकल वे में, एक इक्वेशन के फॉर्म में। सो इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कि आपकी इनकम कितनी है। अच्छा, यहां पे जब भी हम लिखते हैं इनकम, इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम। इनकम का यहां पे क्या मतलब होता है? नेशनल इनकम। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितनी इनकम है और उस पर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा इन एन इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी। अच्छा, इसको कैसे करके डिनोट किया जाता है? कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग लिखते हैं C से। कंजम्पशन को हम लोग लिखते हैं किससे? C से। तो C इज इक्वल टू हम कहते हैं C बार प्लस BY। बोले क्या लिखते हैं कंजम्पशन फंक्शन को? C बार प्लस BY। देखो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जिसमें C माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C बार प्लस B इंटू वाई के बराबर होगा। फिलहाल हमको ये सब नहीं पता कि ये क्या है, तो आप ये समझो कि Y माने इनकम। इसका मतलब इनकम कितनी होगी, इसी से डिसाइड होगा कि हमारा कंजम्पशन कितना होगा। और सिंपल फंडा है ना, जब इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, और इनकम कम होगी तो फिर कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, अगर हम कहें, जैसे आज ही दिखा रहा था कि हमने आपसे भी हो सकता है पहले कभी डिस्कस किया हो कि यूएस में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर में बहुत से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। फेसबुक ने 10,000 लोगों को निकाला, ट्विटर ने भी बहुत से लोगों को निकाल दिया, 10,000 20,000 लगभग 30-40 हजार एम्प्लॉयज को हमने अभी फिलहाल सुना कि हाल ही में निकाल दिया गया। तो बताओ, उससे इनकम लेवल कम हो जाएगी, और जब इनकम लेवल कम होती है तो फिर ऑब्वियसली क्या फॉल करता है? कंजम्पशन फॉल करता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, मंदी का दौर आएगा उससे। यस और नो? ओके, तो C इज इक्वल टू क्या? C बार प्लस BY। सर C बार माने क्या? C बार इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। C बार माने क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज दैट कंजम्पशन, it is that consumption which does not change with the level of income. It is that consumption which does not change with the level of income. और BY माने क्या? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इट इज द कंजम्पशन which depends upon the level of income. देखो, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है इंड्यूस्ड। कंजम्पशन दो प्रकार की होती है, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस्ड। सर ऑटोनोमस कंजम्पशन माने क्या?
ऑटोनोमस कंजम्पशन माने ऐसी कंजम्पशन जो कि लेवल ऑफ इनकम के ऊपर निर्भर नहीं है। आप कितना भी कमा लो, बेसिक खर्चा बदलता नहीं है। खाने पीने का, हो सकता है दवाइयों का, कुछ बेसिक खर्चे जो कि नहीं बदलते हैं। जब आपकी कमाई बढ़ती है तो कौन सा खर्च बदलता है? आपके हो सकता है कि लग्जरी गुड्स का खर्चा बदल जाए, आपके कंफर्ट गुड्स का खर्चा बदल जाए। तो कुछ बेसिक खर्चे नहीं बदलते, लेकिन बाकी आपकी लग्जरीज चेंज हो जाती हैं। आपके ट्रैवलिंग का खर्चा बदल जाता है, आपके एंटरटेनमेंट का खर्चा बदल जाता है, लेकिन बेसिक खर्चे नहीं बदलते। तो जो खर्चे नहीं बदलते हैं लेवल ऑफ इनकम के साथ, दे आर ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जो खर्चे बदल जाते हैं लेवल ऑफ इनकम के साथ, दे आर कॉल्ड एज क्या? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। व्हाट इज C बार? कम ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट इज C बार? ऑटोनोमस। व्हाट इज BY? induced consumption. C bar is autonomous, BY is induced consumption. अब सुनिए, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जल्दी से लेते हैं। सर जी, ये BY के अंदर में B माने क्या होता है? तो B का मतलब होता है MPC, इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। B माने क्या? MPC, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। तो अगर 1 रुपया और कमाए, तो उसमें से कितना खर्च करेंगे? दैट इज एमपीसी। मान लो हम कहें कि अगर हम 1 रुपया और कमाएंगे तो उसमें से 60 पैसा खर्च कर देंगे। अगर 1 रुपया और कमाएंगे तो उसमें से 80 पैसा और खर्च कर देंगे। तो अगर 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करेंगे, 100 रुपया कमाएंगे तो 80 रुपया खर्च करेंगे। अच्छा, तो 1 रुपया और कमाए तो उसमें से जितना खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एमपीसी। पूरा नाम क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। It refers to the increase in consumption expenditure with increase in level of income. With increase in level of income. तो MPC को हम लोग डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y माने चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करके भी डिफाइन करते हैं। चलिए, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल आपको कंजम्पशन फंक्शन से थोड़ा सा यूज टू कर देते हैं। एमपीसी का मतलब और बाद में समझेंगे। हमने फिलहाल कहा कि C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, और इसमें हमने कहा B माने क्या? एमपीसी। Y माने क्या? इनकम। और C बार इज क्या? ऑटोनोमस। C बार ऑटोनोमस, BY इंड्यूस्ड। वापस से C बार ऑटोनोमस, BY इंड्यूस्ड। तो चलिए टेबल को फटाफट फिलअप करते हैं। आप लोग भी इस टेबल को साथ साथ में लिखना और फिलअप करना। अगर हम कहें आपसे कि ये लेवल ऑफ इनकम है और ये C है, C बार है, BY आपको फाइंड करना है। अगर B इज इक्वल टू 0.8 है, ठीक है, इनकम जब 0 है तो भी C 50 है। बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब इनकम 0 है तब भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। 0 इनकम पर भी कौन सी कंजम्पशन होगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन होगी। बिल्कुल सही हर्षित, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो C बार इज 50, यहां से पता चल गया भैया। BY 0.8 इंटू 0 कितना होता है? 0। और 50 प्लस 0 ही क्या होता है? 50। ठीक है सर, अगर 50 रुपया कमा लिया तो, वो छोड़ो, 100 रुपया कमा लिया तो, अब बताओ अब कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? C बार कितना होगा? 50। और BY कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.8, 80। टोटल कितना हो गया? 130। अगर ये 200 हो गया तो 50, 200 इंटू 0.8 160,
160 प्लस 50 210, 300 50, 300 इंटू 0.8 240, 240 प्लस 50 290, और 400 है अगर तो 320, 50, 370। क्या ये आ रहा है आपको? कम ऑन स्टूडेंट्स, आ रहा है? ठीक है, आसान है, आएगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, इसमें बड़ी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और दो प्रकार के खर्चे हैं, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। हम आपको सिखाने वाले हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। इसका मतलब एक होता है MPC, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज MPC? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये क्या बताता है कि अगर 1 रुपया और कमाया तो उसमें से कितना पैसा हम खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज MPC। MPC माने 1 रुपया और कमाए तो उसमें से कितना खर्च करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? चेंज, हाँ, डेल्टा C बाय डेल्टा Y। इट रिफर्स टू, अच्छा इसको मान लो अगर अपने को वो दूसरा वाला डेफिनेशन ना ध्यान रहे तो क्या इससे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला? हाँ, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, जैसे MPC होता है ना, वैसे ही करके एक टर्म होता है APC, एवरेज, हाँ पता है मेरे को, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तुम लोग कहोगे सर स्टूडेंट कुछ न जाने तो भी आपको दिक्कत, और स्टूडेंट जान जाए तो भी दिक्कत। आखिर एक टीचर स्टूडेंट से चाहता क्या है? वो डांट सुनता रहे। स्टूडेंट नालायक होता है बाय वेरी इट्स बेसिक नेचर, कैरेक्टर। स्टूडेंट नालायक होता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो टीचर से डांट सुनता रहे। APC, इट इज, हाँ, टीचर अपना बदला कैसे निकालते? इट इज द रेशियो ऑफ, सर APC क्या होता है? APC माने टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। इट इज क्या? और इसको समझाने के लिए बार बार हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, उसको सुनो फिर से। अगर एक शर्ट 1000 रुपए की लिया तो कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया? 1000। एवरेज एक शर्ट का कितना पैसा पड़ा? 1000। लेकिन अगर दूसरी शर्ट वो मेरे को 800 रुपए में दे रहा है तो दूसरी शर्ट का मार्जिनल खर्चा 800, बट अब एवरेज एक शर्ट कितने की पड़ी? 900 रुपए की। समझे कि नहीं समझे? तो अगली बार कभी खरीदारी, अगर आप खरीदारी करने जाएंगे और यहां पे आपको अगर ऑफर दिखाई दे रहा है अगर वहां पे, तो आप सिंपल क्या निकालेंगे? MPC और APC। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू आस्क द शॉपकीपर कि भैया एक और शर्ट दोगे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। यू जस्ट हैव टू आस्क कि भैया MPC क्या है इस शर्ट का। उसके बाद वो जो बोलेगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो, हाँ, और उस समय हम आसपास नहीं रहेंगे। नहीं तो तुम कहोगे ये ही वो टीचर है जिसने ये सब सिखाया था ना। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। तो APC इज C बाय Y, जबकि MPC क्या है? डेल्टा C बाय डेल्टा Y।
एपीसी है सी बाय वाई, जबकि एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अच्छा, इसके बाद सुनिए आगे, सुनेंगे क्या, क्वेश्चन करते हैं सीधे। एग्जाम्पल, मान लो हमने कहा इनकम 0, तुम लोग जैसे, तो ये बताओ कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। हाँ सर, खर्चा तो फिर भी करेंगे तुम लोग जैसे। तो एमपीसी और एपीसी निकालना है अपने को, और अगर 500 रुपए कमाएंगे, अभी मत कहना आपके जैसे, तो इस केस में मान लो कंजम्पशन हो गया 600, 1000 है तो ये हो गया 900, 1500 है, हाँ चलो अब अपने को क्या निकालना है इससे, एमपीसी और एपीसी। कम ऑन स्टूडेंट्स, पहले वाले यूनिट पे एमपीसी कितना हो जाएगा, 0 या इंफिनिटी? हाँ, इन द चार्ट सेक्शन लेट मी सी कौन सही जवाब देता है। कितने लोग कहते हैं 0, कितने लोग कह रहे हैं इंफिनिटी, और कोई नन ऑफ दी अबव पे भी है क्या? क्योंकि वही सही जवाब है, डैश होगा। और सर पहले यूनिट पे एमपीसी नहीं निकालते, मार्जिन तो तब निकालेंगे ना जब एडिशन हो, 0 पे एमपीसी नहीं निकालते, एमपीसी हमेशा जब एडिशन हो गया तब निकालते हैं। भाड़ में गया। अब सुनो ध्यान से, व्हाट इज एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना, 400 अपॉन चेंज इन इनकम कितना, 500, कितना हो गया? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम, बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना, 300 अपॉन चेंज इन इनकम कितना, 500, 300 अपॉन 500 कितना हो गया? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम बोलो, 200 बटा 500 इक्वल टू कितना, 0.4। टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, 200 अपॉन 0, 600 अपॉन 500, 900 अपॉन 1000। अरे छापने ही लगे तुम लोग तो, कैलकुलेशन कौन कराएगा जी? बताओ, 1100 बटा 1500 इज इक्वल टू 0.733। एम आई राइट? रुको, कैलसी मेरे पास, 1500 बटा 11, हाँ 1100 बटा 1500। अरे कभी कभी तो लगता है अपनी छापो तुम लोग, 0.733। अब समझ में आया कि ये दूध का हिसाब हमसे शुरुआत से क्यों कराया जाता। मेरी मैथ्स वहीं से तेज हुई, वहां से फास्ट कैलकुलेशन करना सीखा। तुम लोग को भी घरेलू कामकाज में थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, घरेलू कामकाज में नहीं सिखाया जाता। चलो, आया तुम लोग को कि नहीं आया? ओके, एवरीबॉडी कम ऑन। ओ मेरे चार्ट वालों, जल्दी बताओ आया कि नहीं आया? आपने लिखा कि नहीं लिखा? ओके एवरीबॉडी, नाउ नेक्स्ट, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या बताता है सर? कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता था? कंजम्पशन फंक्शन बताता था कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
सेविंग फंक्शन बताता है, सेविंग फंक्शन बताता है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलो क्या? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम, बिटवीन सेविंग एंड लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स और इनकम के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको हमें कौन बताता है? सेविंग फंक्शन। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड लेवल ऑफ इनकम। सर ये क्या होता है? एस सी इज इक्वल टू क्या था? सी बार प्लस बी वाई। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। इसका मतलब जहां से कंजम्पशन शुरू होता है, जितने पॉजिटिव से कंजम्पशन शुरू होता है उतने नेगेटिव से सेविंग शुरू होगी, है कि नहीं? अगर कंजम्पशन शुरू होता है +50 से तो सेविंग शुरू होगी -50 से। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन 100 प्लस 0.75 y है, इसका मतलब 100 रुपए का ऑटोनोमस कंजम्पशन, कुछ कमाया नहीं कमाया 100 रुपए तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब कुछ कमाया नहीं कमाया 100 रुपए से सेविंग्स तो घटेगी ही घटेगी। प्लस अगर 1 रुपए में 75 पैसा खर्च करते हैं तो 25 पैसा सेव करते हैं। तो इतने से कंजम्पशन तो सेविंग तो नेगेटिव होगी होगी, प्लस इतने से सेविंग बढ़ती जाएगी 25 पैसे से, क्योंकि 75 पैसा खर्च करेंगे और 25 पैसा बचाते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी कंजम्पशन फंक्शन को अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के लिए सॉल्व करें, 0, 100, 200, 300, 400, 500, अगर इसके लिए सॉल्व किया जाए तो बताओ सेविंग्स सबसे पहले कितनी हो जाएगी? -100 प्लस 0.25y। नालायक बच्चों बताओ, -100 प्लस 0.25 इंटू 0 कितना होता है? 0.25 इंटू 0 कितना होता है? 0। और 0 माइनस 100 कितना होता है? 0। टीचर भर भर के देगा पेपर में आपको। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या क्या बात है, क्या कहा? अच्छा अगला बताओ, -100 प्लस 0.25 इंटू 100। कम ऑन स्टूडेंट्स, -75। इसका बताओ, -100 प्लस 0.25 इंटू -50। तो हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? चश्मा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कोई बात। 0.25 इंटू 300। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अभी लिखे? हाँ अब बताओ कितना आएगा? चलो भाई, ये आ गया सबको? अब सुनिए सर, इतनी देर से सुन ही रहे हैं, क्या आप सुनिए, क्या नहीं, अब और ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व और सेविंग फंक्शन, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों कवर अप कर लिया। जैसे हम लोगों ने एपीसी और एमपीसी पढ़ा, वैसे ही एमपीएस और एपीएस भी होता है। जैसे एमपीसी और एपीसी पढ़ा, वैसे ही एमपीएस और एपीएस भी होता है। आइए वो भी फाइंड आउट किया जाए। बताइए इस सवाल में एमपीएस कितना है? 0.25। एपीएस निकाला जाए, मजा आएगा। -100/0, बोलो एपीएस कितना? कम ऑन, ओ मेरे मैथ्स वालों बताओ। इंफिनिटी -100/0 कितने लोग कहते हैं इंफिनिटी होगा?
माइनस इंफिनिटी होगा। कितने लोग कहते हैं माइनस इंफिनिटी होगा और कितने लोग कहते हैं जीरो होगा? करेक्ट जवाब है माइनस इंफिनिटी होगा। ओ, हम तो कुछ और समझे थे, तो शर्मा जी का बेटा निकला। तो -75 डिवाइड बाय 100 बोलिए। -0.75, -50/200, -0.25, -25/300, -0.0833, 0/100, 0/400 बताओ, 0/400 बताओ, ये 0 होगा। और 25/500 इज 0.05। आया क्या? एपीएस कैसे निकालते हैं? टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। एमपीएस कैसे निकालेंगे? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इनकम। मार्जिनल propensity to save. It refers to the ratio of change in क्या? Savings to change in level of income. It is the increase in savings with one additional unit of तो एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग बटा चेंज इन। बोलो क्या ये बात ठीक है? गलत बोल नहीं सकते, तो ठीक है ही बोलना पड़ेगा। अच्छा, एपीएस क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज द रेशियो ऑफ, बोलो, टोटल सेविंग्स टू टोटल लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, एपीएस क्या होता है? टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एवरीबडी प्लीज फोकस। एक एग्जाम्पल एपीएस और एमपीएस के नाम। इनकम 0, सेविंग -80, इनकम 200, सेविंग -40, इनकम 400, सेविंग, 1 मिनट, इसको -50 कर लो, इसको 0 कर लो, और अगली बार 600 पे इसको कर लो 60। लेट मी सी
इसको कितने लोग सही करते हैं? करना क्या है, एपीएस और एमपीएस, सारी चीजें हम ही बता देंगे, तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व करो। कितना आया एपीएस? ओके, पहला वाला एपीएस, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, -80/0, -∞, -50/-20। सॉल्व करो, सॉल्व करो, लिखो लिखो। कितना हो जाएगा? 0.3। यहां तक हो गया? सबको आ रहा है? इसका मतलब अपने को एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। हम आपको, अब देखो, जो और एग्जॉस्टिवली इसको हम लेते तो फिर शायद आपको पहले डायग्राम बताते और भी उन चीजों को हम कवर अप करते, लेकिन हमने आपको टू द पॉइंट सारी की सारी चीजों को कवर अप कराया है। अब हम आपको लास्ट में इसके डायग्राम कवर अप कराएंगे और इसकी कुछ जस्ट वाली बातें जो गिव रीजंस वगैरह में आती हैं वो सारी चीजें कवर अप कराएंगे। तैयार हैं आप लोग? पहले आपको वो कुछ गिव रीजंस वाले या छोटे छोटे ऐसे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में सिखा रहे हैं। सुनना, सबसे पहले नोट्स। अच्छा, एक और चीज, एपीएस को एक और तरीके से कह सकते हैं, इट इज सेविंग पर रुपी ऑफ इनकम। मजेदार डेफिनेशन। क्या? इट इज सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम या पर रुपी ऑफ इनकम, क्योंकि हर जगह पे रुपी नहीं चलता है, तो इट इज सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। 1 रुपए में कितना बचाते हैं, दैट इज एपीएस, और 1 एडिशनल रुपए में कितना बचाते हैं, दैट इज एमपीएस। ठीक है, खैर हम लोग वापस से अपने नोट्स पर आते हैं। 1 एडिशनल रुपया कमाया तो उसमें से जितना बचाया इज एमपीएस और जितना खर्च किया इज एमपीसी, तो जोड़ करके तो 1 रुपया ही आएगा ना। तो एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एपीसी प्लस एपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, इनकम 2 चीजों से बनता है, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग्स। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो माई इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और इट इज सेव्ड। और सर आप तो कह रहे थे कि एक और फॉर्मूला हम लोग कह रहे थे ना कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हाँ, ये भी एक फॉर्मूला कह रहे थे। खैर, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो सुनना बात को, हम लोग को अगर कंजम्पशन दिया जाए तो सेविंग निकाल सकते हैं और सेविंग दिया जाए तो कंजम्पशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इनकम दिया जाए तो कंजम्पशन सेविंग दोनों ही हालांकि निकाल सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन की मदद से, इनकम की मदद से सेविंग आ जाएगा, सेविंग और इनकम की मदद से कंजम्पशन आ जाएगा।
टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि इनकम 0 है और कंजम्पशन 200 है तो सेविंग कितनी होगी? -200। सब पास। अगर इनकम 500 है और कंजम्पशन 600 है तो सेविंग कितनी होगी? -100। अगर इनकम 1000 है और कंजम्पशन भी 1000 है तो सेविंग कितनी होगी? और अगर इनकम 1500 है और मेरी सेविंग 200 है तो कंजम्पशन कितना होगा? दोनों का डिफरेंस 1300। आया क्या समझ में? कर सकते हो ना ये तो? ओके, तो ये हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीखे, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा और जानते हैं एमपीसी का रेंज क्या होता है, एमपीएस का रेंज क्या होता है? एमपीसी जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से 1। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये कि एमपीएस या एमपीसी दोनों ही ये बताते हैं कि अगर 1 रुपया और कमाया तो उसमें से कितना खर्च करेंगे या कितना सेव करेंगे। अगर 1 रुपया और कमाया तो या तो 1 रुपये से कम खर्च करेंगे या 1 रुपया पूरा खर्च कर देंगे। 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाने पे 1.5 रुपए का खर्चा तो नहीं ना बढ़ाते। जैसे अभी आप कुछ नहीं कमा रहे हो लेकिन खर्च कर रहे हो, जीरो इनकम पे भी खर्चा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन अगर 100 रुपए और कमाओगे तो उसी 100 रुपए में से खर्चा बढ़ाओगे ना, तो टोटल खर्च देखो, एपीसी 0 से 1 से बड़ा भी हो सकता है, यानी हमारी टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम से बड़ी हो सकती है। एपीसी 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है, हालांकि 0 नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करेगा ही, लेकिन वो इंफिनिटी तक हो सकता है। लेकिन एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या? चेंज इन इनकम। सेम चीज, चेंज इन सेविंग्स इज अगेन लेस देन इक्वल टू चेंज इन इनकम। अच्छा, एपीसी माने क्या? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। और वैसे ही करके यहां पे क्या है? एपीएस, इट इज नेगेटिव इंफिनिटी टू 1। वेरी गुड, टू 1। कौन था ये? हाँ, गुड। यानी ये नेगेटिव इंफिनिटी से 1 तक। अच्छा, 1 नहीं होगा, लेकिन बताओ क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा तो सेव करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही। तो देखो, आप देखोगे यहां पे हमने यहां पे ऐसे क्लोज ब्रैकेट बनाया, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसे ओपन ब्रैकेट बनाया क्योंकि एपीसी 0 नहीं होता और इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनता है। वैसे यहां पे भी नेगेटिव इंफिनिटी से लेके क्या? 1 तक, क्योंकि अगेन सेविंग कभी भी 1 नहीं हो सकती। एपीएस 1 का मतलब क्या? सेविंग इक्वल टू इनकम। पूरी की पूरी इनकम कहां से सेव कर लोगे? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हर किसी का होता ही है। यस और नो? तो यहां पर इट कैन बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। वाई? सिंस कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम। चेंज नहीं बड़ा हो सकता, लेकिन टोटल कंजम्पशन हमारी इनकम से बड़ा हो सकता है। वैसे ही करके सेविंग कैन बी लेस देन 0, देयरफॉर सेविंग कैन बी क्या? नेगेटिव। यह हमने आपको शॉर्ट में लिखवाया, बाकी अपनी बुक में आपको और डिटेल में ये सब चीजें लिखवाया गया है, आपको दिया गया है। ठीक है, बुक में आप टर्न करके रीड करेंगे, जो कि आपको 12th और सीयूटी वाली जो किताब दी गई है इकोनॉमिक्स वाली, उसमें लिखा हुआ ये रीजन। ठीक है, एक बुक होगी ना आप लोग के पास में, उसमें आप देखेंगे ये सब सेम रीजन हम लोगों ने लिखा। चलो, अच्छा, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब जल्दी से डायग्राम समझिए 5 मिनट में, जल्दी से इसका डायग्राम समझिए और फिर ये अपना टॉपिक हो जाएगा समाप्त। देखो, ये कर्व है ऑटोनोमस कंजम्पशन का। किस चीज का कर्व है बताओ? तो इसे कहते हैं सी बार। और ये एक कर्व है
इंड्यूस्ड कंजम्पशन का, इसे हम लोग कहते हैं BY। इन दोनों को जोड़ करके आता है C, तो C भी C बार जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू होगा, और ये भी इस प्रकार राइज करेगा, ऐसे नहीं, ये कुछ इस प्रकार राइज करेगा ऐसे। दिस इज C। C इक्वल टू क्या? C बार प्लस BY। तो ये हो गया आपका C बार, ये हो गया BY, और ये लेवल ऑफ इनकम के साथ राइज कर रहा है। दिख रहा है क्या आपको? तो ये BY कहां से शुरू हुआ? ओरिजिन से। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए। सर जी अगर सेविंग का कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेविंग का कर्व कहां से शुरू होगा? जहां से आपने कंजम्पशन का कर्व शुरू किया है उतने ही नेगेटिव से कौन सा कर्व शुरू होगा? सेविंग का। तो सेविंग का कर्व शुरू होगा माइनस C बार से। सेविंग का कर्व कहां से शुरू होगा? माइनस C बार से। यहां पे सेविंग्स कर्व शुरू होगा विच इज माइनस C बार। यहां पे S इज इक्वल टू क्या? 0, एंड यहां पे सेविंग विल बी क्या? पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे सेविंग्स विल बी पॉजिटिव। तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे 0 और यहां पे पॉजिटिव। बोलो क्लियर है ये बात? तो ये दूसरा कर्व किसका हो गया? सेविंग्स। ये वाला कर्व किसका था? कंजम्पशन का। एक्स एक्सिस पे अपन क्या मार्क करते हैं? इनकम। और वाई एक्सिस पे जो कर्व बनाते हैं वो। ठीक है, अच्छा एक आखिरी पॉइंट इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। एक आखिरी पॉइंट इसमें आपको बता रहे हैं, सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व की मदद से बनाया जा सकता है। सेविंग कर्व कौन सी कर्व की मदद से? कंजम्पशन कर्व की मदद से बनाया जा सकता है। कैसे करके? इसको आप ऐसे समझिए कि जहां पे इनकम और कंजम्पशन एक बराबर होते हैं वहां पे सेविंग क्या होगा? अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग क्या हो जाएगा? 0। तो आप क्या करो कि पहले एक कंजम्पशन का कर्व बना लो कुछ इस प्रकार। बोलो ठीक है क्या? और फिर इनकम का कर्व बनाओ। जो इनकम का कर्व बनता है वो ओरिजिन से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है एट 45 डिग्रीज। तो ये कर्व किसका बना है? इनकम का, एट 45 डिग्रीज। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये कि देखो एक्स एक्सिस पे भी क्या बना रहे हैं? इनकम। वाई एक्सिस पे भी क्या बना रहे हैं? इनकम। तो भैया अगर यहां पे 1 होगा तो यहां पे भी 1 इनकम, यहां पे 100 की इनकम तो यहां पे भी 100 की इनकम, तो एक बराबर बराबर लाइन बनेगी ना। तो ये 45 डिग्री की लाइन बनती है इनकम की, और ये कंजम्पशन की ऐसे करके लाइन बनती है। आप शुरुआत में देख सकते हो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, कमाए कम खर्चा ज्यादा, तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। यहां पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, तो सेविंग विल बी, यहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0। और अब अपने को 2 पॉइंट मिल गया। देखो लाइन बनाने के लिए ना 2 पॉइंटों की जरूरत है। ये शुरू हुआ था C बार से। कौन शुरू हुआ था C बार से? बताओ। C। तो सेविंग कर्व कहां से शुरू होगा? माइनस C बार से। और दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया तुमको? जहां पे सेविंग इक्वल टू 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो और आपको क्या मिल जाएगा? सेविंग कर्व। तो हाउ टू डिराइव, सुनना ध्यान से, हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले वी विल ड्रॉ इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस C बार। At the point where income is equal to consumption, saving is equal to 0. By joining these 2 points, we can derive saving curve. इतना आसान? Yes. और फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे, उस पे नंबर मिल जाएंगे। आया क्या समझ में? क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ? How to derive saving curve from consumption curve. तो can you derive the saving curve from consumption curve? Will it be done? पक्का सबको समझ में आ गया? आया? Okay, everybody in the chat section, I hope this is clear. That's all for today's class. ये AD और AS का एक हिस्सा हम लोगों ने कवर अप किया। अगली क्लास में इसका इक्विलिब्रियम हम लोग कवर अप करेंगे, और फिर अगली क्लास में एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड कवर अप करेंगे, देन एमसीक्यूज और बाकी सारी चीजें। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में
मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज को जरूर से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज अपनी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर की रिवीजन क्लास नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सिखाएंगे, दैट व्हेन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एडीएएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दो अप्रोचेस होंगे जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, प्लीज कंफर्म, आर यू रेडी? एडी एंड एएस, रिवीजन क्लास 2। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सर, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब कि आपके देश में, आपकी इकोनॉमी में लोग कितना विलिंग टू डिमांड है, विलिंग टू बाय। तो ये एक प्लान्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? प्लान्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम हम लोग दो सिचुएशंस में निकाल सकते हैं। एक होता है एडीएएस अप्रोच और दूसरा होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कौन कौन से? एडीएएस अप्रोच और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हम यहां पे एक तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल रहे हैं। बोलिए, क्या निकाल रहे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कितनी इनकम हो जिससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक बराबर हो। जैसे एक होता था इक्विलिब्रियम प्राइस, जिस पे डिमांड और सप्लाई एक बराबर होती थी, वैसे यहां पे हम निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम इनकम, जिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक बराबर जाए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एडीएस अप्रोच सीखेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हमने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे। हम आपसे इंसिस्ट करेंगे कि आप लोग इस बार भी इसको शॉर्ट रिविजनरी नोट्स के तौर पे लिखिएगा साथ साथ। अच्छा, एडीएस अप्रोच के अंदर में इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है? एडीएस अप्रोच में इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है व्हेन द प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। सर, ये बार बार प्लान्ड लेवल बोलने का आपका क्या मतलब है? देखो, एग्रीगेट डिमांड दो प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है एक्स एंट और एक होता है एक्स पोस्ट। बोलो, क्या क्या? एक्स एंट, एक्स पोस्ट। जो पास्ट में एग्रीगेट डिमांड थी उसे कहते हैं एक्स पोस्ट, जो फ्यूचर में एग्रीगेट डिमांड होगी उसे कहते हैं एक्स एंट। तो यहां पर जो हम एडीएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम निकालना सीखते हैं, दिस इज एक्स एंट, यानी ये फ्यूचर की एग्रीगेट डिमांड है, पास्ट की नहीं। तो एन इकोनॉमी is said to be in equilibrium. An economy is said to be in equilibrium when X ant aggregate demand is equal to X post aggregate demand. In an economy. तो अगर एक्स एंट एग्रीगेट डिमांड
is equal to x post aggregate demand, I'm sorry, x ant aggregate supply. What have I written? और तुम लोगों ने टोका भी नहीं, नालायको, बस छापे जा रहे हो. तो when x ant aggregate demand is equal to x ant aggregate supply in an economy, that situation is called as क्या? Equilibrium. अच्छा, इसका डायग्राम हम लोग कैसे करके बनाते हैं? इसका डायग्राम हम लोग कैसे करके बनाते हैं? मान लीजिए आपको एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना है, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनाया जाता है? एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस. इस तरीके से हमने क्या बनाया? एग्रीगेट डिमांड. अच्छा, अगर एग्रीगेट सप्लाई बनाना है तो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एट 45 डिग्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. ये हो गया 45 डिग्री की लाइन. तो यहां पे हम क्या क्या बनाते हैं? एडी और एएस. और यहां एक्स एक्सिस पे क्या बनाते हैं हम लोग? इनकम. बेसिकली दिस इज लेवल ऑफ इनकम. तो ये जहां पे मैच खा रहा है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और देखो इससे पहले क्या है? एक्सेस डिमांड, और इसके बाद में क्या है? एक्सेस सप्लाई. लेकिन वो पॉइंट जहां पे एडी इक्वल टू एएस होगा, दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो as we can see from the above diagram, economy is in equilibrium. Economy is in equilibrium at point E. कौन से पॉइंट पे है? पॉइंट E, where AD is equal to AS. ठीक है, AD is equal to AS. अब सुनिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है तो ठीक है, लेकिन अगर सर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो तो क्या दिक्कत? जैसे आप लोगों ने हो सकता है 11वीं में सीखा हो या फिर माइक्रो में सीखा हो, आईसीसी वालों भी 12th में सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, और जो सीबीएसई वाले हैं वो 11th में सीखे होंगे कि जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होता था तो प्राइस बढ़ता था, और जब एक्सेस सप्लाई होता है तो प्राइस गिरता है. अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एडी इक्वल टू एएस है तो ठीक है, लेकिन बताओ अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यानी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, या अच्छा इसमें हम लोग पता है एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड नहीं कहते, इसमें हम लोग दो शब्द कहते हैं, या तो एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड, या तो एक्सेस डिमांड या तो डिफिशिएंट डिमांड. तो इवन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे एक्सेस सप्लाई, हम कहेंगे डिफिशिएंट डिमांड. ठीक, तो हम कहते हैं एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट. तो व्हाट विल हैपन, आपसे पूछा जाता है सवाल में, क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से? तो सुनो बात को, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो. अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो आपने बनाया कम और लोग खरीदना ज्यादा चाहते थे, आपने बनाया कम और अब लोग खरीदना ज्यादा चाहते थे, तो अब आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे. तब तक आप अपने आउटपुट को बढ़ाओगे जब तक आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के एक बराबर ना आ जाए. यहां तक अपने को कोई दिक्कत नजर आती है क्या? नहीं. लेकिन अगर उल्टी सिचुएशन है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो फिर बताओ क्या होगा? आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है लेकिन डिमांड कम होगी, तो इसके कारण अब आप फ्यूचर में सप्लाई कम करोगे, प्रोडक्शन घटाओगे, और प्रोडक्शन घटाओगे तो क्या क्रिएट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट. वापस से, अगर एडी ग्रेटर देन एएस, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. तब तक ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जब तक एडी इक्वल टू एएस ना हो जाए. और अगर डिमांड कम है सप्लाई से, तो
प्रोडक्शन घटाएंगे, ठीक है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये तब तक करेंगे जब तक एडी इक्वल टू एस ना हो, ठीक है। सर जी डिमांड को बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में नहीं है। क्या आप लोग माइक्रो फिगर की, ये तो माइक्रो फिगर की बात हो गई, प्राइस की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहां 100 तरह का प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं है। एक्सेस एएस विल लीड टू डिफ्लेशन, सही बात। एक्सेस एडी विल लीड टू इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात। और बताइए आप क्या कह रहे थे? अच्छा, आइए लिखिए, व्हाट विल बी सिचुएशन इफ, बताओ अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो तो फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा? अब इसको हम लोग ये कहेंगे कि व्हेन प्लान्ड लेवल ऑफ डिमांड in the economy is greater than planned level of supply। अगर planned level of demand ज्यादा है किससे? planned level of supply से। तो देखो इसको हर एक चीज को ना आंसर करने का अपना एक तरीका होता है। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि अगर प्लान लेवल ऑफ डिमांड ज्यादा है प्लान लेवल ऑफ सप्लाई से, तो उसे इन्वेंट्री लेवल गिर जाता है। क्या गिर जाएगा? इन्वेंट्री लेवल। तो हम लोग लिखेंगे इट विल लीड टू फॉल इन इन्वेंट्री लेवल, कॉमा, hence to maintain the desired level of inventory, तो वापस से उतनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? hence to maintain the desired level of inventory production will increase, production increases। अच्छा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ और क्या होगा? and thus employment level also increases। ये इसका पूरा इंपैक्ट है। तो समझने का आसान तरीका था, सर एडी ज्यादा है इससे तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, और सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो फिर प्रोडक्शन गिरा दो। लेकिन उसको कहने का ये पूरा हम लोग एकदम बढ़िया से कहेंगे कि व्हेन planned level of demand in the economy is greater than planned level of supply, it will lead to fall in inventory। तो आपको फिर तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ आप कुछ अच्छा लिखा है, नंबर देना चाहिए इस पे। वहीं उल्टा, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा एग्रीगेट डिमांड से तो उसे क्या कहेंगे? डिफिशिएंट डिमांड। इसे कहेंगे डिफिशिएंट डिमांड। थोड़ी सी अलग लैंग्वेज होगी ये, हम आपको स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से लिखवा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कभी कभी हम एक हल्का फुल्का डिफरेंस अपने नोट्स में क्रिएट करते हैं, बट यूजुअली आपको वही सेम दिखाई देगा। एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि व्हेन प्लान्ड लेवल ऑफ क्या? सप्लाई is greater than क्या?
planned level of demand in the economy. It will lead to क्या? It will lead to rise in inventory level. Hence, to maintain the inventory at desired level, बताइए क्या होगा? प्रोडक्शन डिक्रीजेस, और प्रोडक्शन डिक्रीजेस से क्या फर्क पड़ेगा? Does it creates unemployment? Does it creates unemployment? ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आई क्या? Everybody in the chat section, please confirm, is this clear? ओके, नेक्स्ट, यहां तक सबको समझ में आया? आगे समझो। अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने सीख लिया कि एडी इक्वल टू एएस पे इक्विलिब्रियम होगा। एडी एएस आप जब भी बनाओगे इक्विलिब्रियम तो होगा ही, हमेशा होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम तीन अलग अलग सिचुएशंस में आ सकता है। जब भी आप एडी एएस का कर्व बनाओगे देयर विल ऑलवेज बी एन इक्विलिब्रियम, बट दिस इक्विलिब्रियम मे बी इन थ्री सिचुएशंस। अगर ये है आपका कर्व एग्रीगेट सप्लाई का, तो एक होता है एग्रीगेट डिमांड तब अगर आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तो क्या हो? फुल एम्प्लॉयमेंट हो। तो बेस्ट सिचुएशन क्या है भैया? बेस्ट सिचुएशन ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी में 10 लोग हैं और वो मिलकर के 50 यूनिट बना सकते हैं, तो 50 यूनिट की डिमांड हो, 50 यूनिट की सप्लाई हो। 10 लोग हैं तो 10 के 10 काम करें, 50 डिमांड करें, 50 सप्लाई करें, सबको काम मिलेगा, सबको पैसा बटेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब 10 लोग थे वो 50 यूनिट बना सकते थे, लेकिन डिमांड थी 60 की, डिमांड थी 70 की। भैया जब 50 ही बना सकते हैं तो 60-70 की डिमांड कैसे पूरी करेंगे? तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये एक सिचुएशन होती है। और एक सिचुएशन होती है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये एक हो गया व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसे हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो गया E1, ये हो गया E2, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये E3 अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हुआ बताओ? इट इज द पॉइंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। This is the point when aggregate demand is equal to aggregate supply above the level of full employment equilibrium, यानी full employment equilibrium से ऊपर। और ये वाला when aggregate demand is equal to aggregate supply below the level of full employment। तो यहां पे at the level of full employment, above the level of full employment, below the level of full employment। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई? सर एएस का कर्व चेंज नहीं होगा? नहीं, हम क्या चेंज कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो ये यहां पे क्या मार्क करते हैं? इनकम। नहीं, ये कांस्टेंट होता ही है बेसिकली। अब समझो ये भी चेंज हो रहा है ना समय के साथ।
तो ये किस इनकम पे जाके बैठेगा, ये अपने को चेक करना है। इनकम आप समझो, इनकम का मैंने पैरामीटर बनाया है, एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं है, इनकम ही है। तो आप कितना भी करोगे तो आपके एडी में चेंज आ सकता है, एएस या फिर जो भी चीजें हैं वो तो इसी तरीके से रहेंगी ना, या तो वो 100 होगा या 200 होगा या 400 होगा या 500 होगा। हाँ 45 डिग्री पे ही, ये 45 डिग्री पे ही बनता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप समझो आप इनकम बना रहे हो और आप इनकम की लाइन भी बना रहे हो, तो ये 45 डिग्री पे ही बनेगा ना, क्योंकि यहां भी इनकम, यहां भी इनकम, यहां पे 2 तो यहां पे 2, यहां पे 10 तो यहां पे 10, यहां पे 20 तो यहां पे 20, हमेशा बीच में से कट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा 45 डिग्री की ही एक लाइन बनेगी। हाँ कौन सा, देखो है क्या कि एडी इक्वल टू एएस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है। वापस से, एडी इक्वल टू एएस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हो सकता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपके पास में अगर आप 50 यूनिट बनाते हो तो आपके यहां के सारे जो मजदूर हैं ये एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक, अब आप देखो कि डिमांड कितने की है। वापस से आप लोग भी एग्जांपल से कनेक्ट करो, 50 यूनिट बनाने पे सारे मजदूरों को काम मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर डिमांड ही बाजार में 30 की आई तो भैया 30 की आई तो 30 बनाएंगे, 30 की डिमांड है तो 30 बनाएंगे, लेकिन उससे 20 मजदूर ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे, है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम तो आएगा ना, डिमांड इक्वल टू सप्लाई आया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेरोजगार है, हमारे पास फ्यूचर में स्कोप है। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब 50 के 50 लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन इससे भी ज्यादा की डिमांड है। ठीक है, डिमांड कितनी की हो गई, 70 की हो गई, तो इन दैट केस इसे हम कहेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इतना होना चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा की अब डिमांड हो गई है, तो हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमें हमेशा एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन नजर आएगी, और इसे आगे जाकर के हम इन्फ्लेशनरी गैप के तौर पे दिखाएंगे भी। बढ़िया, आगे का टॉपिक है। फिलहाल आपको समझ में आया? क्या एक्सेस नहीं, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड एक जनरल सिचुएशन हुई, इसके आगे एक्सेस सप्लाई, इसके पहले एक्सेस डिमांड। ठीक है, या कह लो इसके आगे डिफिशिएंट डिमांड, इसके पहले एक्सेस डिमांड। हर एक जगह पे एक्सेस डिमांड डिफिशिएंट डिमांड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां पे इक्विलिब्रियम है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे इक्विलिब्रियम है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी बेस्ट स्थिति ये वाली है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन अगर उससे ज्यादा पे भी डिमांड हो तो भी कहीं ना कहीं तो जाके इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा, बट क्या ये पोजीशन हम अचीव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पोजीशन ही है वो ये है कि हम इतना तक ही बना पाते हैं, तो हमेशा आपकी डिमांड अनफुलफिल्ड रहेगी। समझ गए बात को? खैर, इसको लिखते हैं, इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। ये डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, when AD is equal to AS at the level of full employment. Over full employment,
इक्विलिब्रियम। When AD is equal to AS above the level of full employment। और तीसरा वाला क्या था बताइए? तीसरा वाला क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है बताओ? When AD is देखो हर जगह पे इक्विलिब्रियम तो है ही, बस कहीं पे अबव फुल एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे बिलो फुल। तो व्हेन AD इज इक्वल टू AS बिलो, नहीं, AD इज इक्वल टू AS सब जगह पे है, बस एक जगह पे एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक जगह पे अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, और एक जगह पे बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? इज दिस क्लियर? एवरीबडी कम ऑन इन द चैट सेक्शन, प्लीज आंसर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी कभी परेशान करता है, बट आई होप आपको इसकी भी क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर इसी प्रकार से हम लोग सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच सीखेंगे। Come on, I am not getting everybody's reply. Please send your chat to the co-host and confirm. Is this clear? Okay. अगला है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कौन सा अप्रोच बताओ? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द है, तो अगर हम उसको एडजस्ट करें बीच बीच में थोड़ा, तो उसके लिए हमको एक्सक्यूज करना, ज्यादा ध्यान मत देना। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, देखिए हम लोगों ने कहा एडी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बोलो? सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बोलो? देयर फोर सी सी कटम कुट्टा। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, जस्ट चेकिंग, सी प्लस एस। आई इज इक्वल टू क्या? एस। यानी अगर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो द इकोनॉमी इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। लेकिन अपन क्या इतने आसानी से कह सकते हैं? क्या हम लोग की जिंदगी इतनी आसान है? हम लोग को क्या कहना होगा कि when the planned level of aggregate when the planned level of investment in the economy is equal to planned level of savings, then the economy is said to be in equilibrium. An economy is said to be in equilibrium when planned level of investments is equal to planned level of savings in the economy. Planned level of investment is equal to planned level of savings in the economy.
ठीक है। हाँ, क्या ये सब भी हम ही लिखे? तुम लोग खुद से नहीं लिख सकते? देखो छापने वाले बच्चों को देखो, छाप दिए, सेविंग्स द इकोनॉमी भी छाप दिए, एकदम पूरी शिद्दत से छापते हैं। और ये बच्चा अभी हमने टोका तो फिर लिखना बंद भी कर दिया, नालायक बच्चे, लिखो लिखो लिखो। An economy is said to be in equilibrium when the planned level of saving is equal to planned level of investment in the economy. जिसका डायग्राम बनाया जाए, देखो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट इज, सर ऑटोनॉमस माने डिपेंड नहीं करता है लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ऑटोनॉमस माने डिपेंड नहीं करता है लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। हाँ, सरल भाषा में ये कांस्टेंट है। ऐसा सीधा लाइन खींच देंगे तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। और ये सेविंग कहां से शुरू होता है? सेविंग शुरू होता है नेगेटिव से। तो सेविंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, अल्टीमेटली होगा 0 एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी इक्वल टू I। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अरे हमने ये नहीं पूछा किसका कॉल है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया? ओरिजिन। ये हो गया सेविंग। ठीक, अरे आया क्या? बताओ, सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेंगे? अगर सेविंग ज्यादा हुई इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेंगे? सर सेविंग ज्यादा है मतलब लोग बचत कम कर रहे हैं कि बचत ज्यादा कर रहे हैं? बचत ज्यादा कर रहे हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सेम टर्म है ना जी। जो बचाते हैं उसी को खर्चते हैं, जो सेव करते हैं उसी में से खर्च करते हैं। देखो जितना सेव किए, जितना, ये समझ रहे हो क्या है? ये साइकिल है। तुम लोग मेरी इमेजिनेशन के साथ रिलेट नहीं कर, आई एम एट सम डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग एन इकोनॉमिक, एक प्लेट नहीं, अरे नालायक, ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। वो तुम लोग पढ़े थे ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग ओके? किसी को साथ जाना चाहिए? तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कमर दर्द, बदन दर्द, गर्दन में, उम्र हो गई, उम्र हो गई है मेरी नालायकों। अभी तुम लोगों को पीट के दिखाएंगे हम कितनी उम्र। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग ज्यादा है मतलब बचत कम कर रहे हैं। अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, छोड़ो डायग्राम से दिखाते हैं तुम लोग को। जैसे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के पास। ठीक, एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ प्रोड्यूसर है। अब भैया हाउस होल्ड करता है सेविंग, प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट। अब ये सेविंग करके इसमें से सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकाल लेता है ना? सेविंग करके ये सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकाल। अगर प्रोड्यूसर उतना ही इन्वेस्टमेंट डाल दे, क्योंकि ये हाउस होल्ड ही तो एक तरीके से प्रोड्यूसर भी होता है। भैया हम यहां पे हैं तो प्रोड्यूसर घर चले जाएंगे, हाउस होल्ड बन जाएंगे, है ना? तो हमने जितना बचत किया अगर उतना ही इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट कर दें तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि जितना पैसा निकाला हमने उतना ही पैसा वापस इन्वेस्ट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये इसके पीछे का लॉजिक है। और इसको आसान शब्दों में ऐसे समझो कि भैया अगर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो जितना बचत किया उतना ही खर्च कर दिया, पैसे में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ज्यादा बचत कर लिया तो जो प्रोडक्शन है वो बिका नहीं, क्योंकि लोग बचत करके बैठे हैं। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे, हर कोई बचत करता रहेगा तो खर्च कौन करेगा? तो अगर सब कोई बचत कर लिया या ज्यादा बचत हो गई, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो इट विल लीड टू
इंक्रीज इन इन्वेंट्री, मेरे पास दुकान में सामान पड़ा हुआ रह जाएगा, और जब दुकान पे सामान पड़ा हुआ रहेगा तो हम 2-4 लोग को नौकरी से निकालेंगे, ठीक है। और इसके कारण फिर क्या क्रिएट होगा, बेरोजगारी। और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग्स कम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग्स कम है, पास्ट का सेविंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम है, पैसा बोरो कर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या करेंगे, इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देंगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी, इज दिस क्लियर? जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, नो वरीज। बोलो क्या ये क्लियर हुआ? वापस से लिखवाते हैं। When saving greater than investment, it will lead to fall in क्या? नहीं, it will lead to excess inventory with the producer. It indicates that the people are planning to save more than investing. वो बचत ज्यादा करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा, एक सेकेंड, इसको अगर ऊपर की भाषा में लिखें, इट विल लीड टू लेस इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर। इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है ये बताओ? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट पीपल आर प्लानिंग टू परचेज, इन्वेस्ट मोर, thus future production will increase। और ऊपर क्या होगा? फ्यूचर प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ऊपर भी लिख लो, फ्यूचर प्रोडक्शन विल डिक्रीज। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन, प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? गिव मी अ फाइनल यस, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आई टेक अ ब्रेक। ठीक है, कैसे पता चला? हम गर्दन ही सही करते रह जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने आपके साथ में इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन डिस्कस किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रह गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर एक क्लास में
अगली क्लास में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में भी बता देंगे। सॉरी, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड, यानी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप करके टॉपिक थे ना, उन सब के बारे में भी आपको अगली क्लास में ब्रीफ आउट कर देंगे। और याद रखना, एक क्लास होगी जिसके अंदर में हम लोग एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज वाला तो होगा ही, लेकिन उसमें हमें आपके साथ में डिस्कस करना है कि क्या मेजर्स होते हैं टू करेक्ट दिस एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड। मेजर्स क्या क्या होते हैं, मॉनिटरी मेजर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।